Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगीड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संचयन का पाठ 2 सपनों के से दिन, जिसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। बच्चों, ये जो पाठ है हमारा सपनों के से दिन, इसमें बताया गया है कि शिक्षा काल में पढ़ना ही विद्यार्थी का लक्ष्य होता है, यानी उसका उद्देश्य होता है। प्राय हर विषय की कोई ना कोई किताब हमें पढ़नी होती है। इस पढ़े हुए में से बहुत कुछ ऐसा होता है जो पूरी कोशिश के बावजूद भी हमें याद नहीं रहता है, और बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो एक बार पढ़ लेने के बाद हमेशा हमारी स्मृति में बस जाता है, यानी हमारी यादों में बस जाता है या हमेशा के लिए हमें याद रहता है। प्रस्तुत आत्मकथांश जो है ये दूसरी कोटि में रखा जा सकता है, मतलब ये ऐसा आत्मकथांश है। आत्मकथांश का मतलब होता है बच्चों जीवनी। जो लेखक हैं गुरुदयाल सिंह, इन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी है और उसी का एक अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो ये इस तरह की उनकी जीवनी है कि ये जो बता रहे हैं ये हमें हमेशा के लिए याद रह जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद, और ये जो आत्मकथांश है इसे पढ़ने के बाद इसे भुला पाना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता है। यह अंश बताता है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे, जिन्हें शिक्षा के महत्व की जानकारी नहीं थी। ऐसे लोग न केवल खुद अनपढ़ रहे, बल्कि उनके कारण उनके परिवार की भावी पीढ़ियां भी निरक्षर ही रह गई। इस पाठ के स्मृति में यानी यादों में बने रहने की जो सबसे अहम वजह है वह यह है कि इसे पढ़ते हुए पाठक को बार बार ऐसा लगता है कि जो दिनचर्या मेरी थी, यानी जो हमारी दिनचर्या थी, जैसा हमारा जीवन था, जिस तरह से हम स्कूल में पढ़े, जैसे हमने काम किए, वैसी ही शरारतें, वैसी चूहलबाजियाँ, आकांक्षाएं, सपने, वो सब मेरे भी थे, जो मैंने आज तक किसी को बताए ही नहीं। वे लेखक को कैसे मालूम हो गए और उसने बिना मुझसे मिले ही मेरी दैनंदिनी यानी मेरी जीवनी कैसे लिख दी। तो इसी तरह का ये पाठ है बच्चों, जिसमें एक लेखक ने अपने बचपन की बात के बारे में बताया है, अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है। लेकिन जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हमें ऐसी भी लगती है कि शायद ये हमारे ही जीवन में घटित हुई है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारा पाठ सपनों के से दिन। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। लेखक अपने बचपन की बात बता रहे हैं, जब वो छोटे थे तो उस समय वो कह रहे हैं कि उनके साथ जितने भी बच्चे खेलते थे उनका एक जैसा हाल था, यानी एक जैसी स्थिति थी। नंगे पांव, फटी मेली सी कच्छी, टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे हुए कुर्ते, बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते और नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते, और पहले ही फटे पुराने कुर्ते और अधिक तार तार हो जाते। तो बच्चों, जो लेखक हैं ये, जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है बचपन की, ये उस समय शहर में रहते थे। गांव से बहुत से परिवार काम धंधे की तलाश में शहर में आए हुए थे। तो पंजाब का एक मंडी नामक स्थान है, वहाँ पर ये बचपन में रहते थे। वहाँ और भी मजदूरों के बच्चे जो इन्हीं की जैसी स्थिति के थे वो भी साथ में रहते थे। तो वो सबकी स्थिति बता रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे थे सब हम उम्र थे और हम सबकी परिस्थितियाँ भी एक जैसी थी। जैसे नंगे पाँव थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, कपड़े जो थे वो फटे पुराने होते थे, और कई जगह से हमारे बिखरे हुए बाल होते थे। और फिर भी जब हम खेलते थे, जैसे लकड़ी के ढेर पर चढ़ते थे, तो जब नीचे की ओर गिरते उनसे तो जो हमारे फटे हुए कपड़े थे वो और ज़्यादा फट जाते थे। और खेलने के कारण, नीचे गिरने के कारण कहीं पर भी हमें चोट लग जाती थी और हमारे जो कपड़े पहले से फटे हुए थे वो और अधिक फट जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमीन पर रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर
जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई कर देती। और जब ऐसी स्थिति लेके, मतलब कई जगह चोट लग जाती थी, पैरों में चोट लग जाती थी और घुटने छिल जाते थे, घुटनों में से खून निकलने लग जाता था, और जब ये मिट्टी में रेती में खेलते थे तो उस खून के ऊपर रेती या मिट्टी चिपक जाती थी। तो ऐसी स्थिति लेकर जब ये घर जाते थे तो इनकी जो माँ थी या जो बड़ी बहनें थी वो इन पर तरस नहीं खाती थी, उल्टा इन्हें और ज़्यादा डांटती थी। तो वो यही कह रहे हैं कि वो हम पे तरस नहीं खाती थी, उन्हें दया नहीं आती थी कि हमारे चोट लग गई है या हमारे खून निकल रहा है, वो इस बात पर दया नहीं करती थी बल्कि और पिटाई कर देती थी। पिटाई क्यों होती थी बच्चों? क्योंकि वैसे ही कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, कि मजदूर वर्ग थे, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, अभाव की ज़िंदगी जी रहे थे, और ऊपर से फिर जो कपड़े थे वो और ज़्यादा फाड़ के ले आते थे। तो इस वजह से वह उन पर तरस खाने की जगह उनकी पिटाई कर देती थी। कईयों के तो पिता बड़े गुस्सेल होते थे, कईयों के पिता बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते थे। वह जब बच्चों को ऐसे देखते थे तो उन्हें और गुस्सा आ जाता था और पीटने लगते तो यह ध्यान भी नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है। लहू बहने लगा है मतलब खून निकलने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। और कुछ पिता इतने सख्त होते थे उस समय कि वो जब मारने लगते तो उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें कहीं भी चोट लग सकती है या उनके खून निकल सकता है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर से खेलने चले जाते। यह बात अब ये पहले लेखक को समझ में नहीं आई थी, चाहे कितनी ही चोट उन्हें लगती, कितनी ही उन्हें डांट खानी पड़ती परिवार वालों से, लेकिन फिर भी अगले दिन वो वापस सभी बच्चे खेलने चले जाते थे। यह बात लेखक को उस समय ठीक से समझ में नहीं आई थी कि बच्चों में खेल का इतना ज़्यादा चाव क्यों होता है, इतना शौक क्यों होता है बच्चों को। लेकिन जब लेखक ने स्कूल अध्यापक बनने की जो ट्रेनिंग ली थी उसमें जब उन्होंने बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी जब पढ़ी, तब उन्हें इस बात का पता लगा, जब वो जान पाए कि बच्चों में खेल के प्रति इतना उत्साह क्यों होता है और इतनी बुरी पिटाई खाने पर भी वो फिर से खेलने क्यों चले जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि उनके साथ जितने भी बच्चे होते थे खेलने वाले, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे, मतलब सब मजदूर वर्ग के जो निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चे थे। एक जैसी स्थिति थी सभी लोगों की। सारे मोहल्ले में परिवार, बहुत परिवार तो हमारी ही तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। आसपास के गांव से काम धंधे की तलाश में शहरों में आ गए थे और वहां पर कोई मजदूरी कर रहा था, कोई छोटे मोटे काम कर रहा था। तो इस तरह से वो लोग वहां आकर बस गए थे। 2-3 घर साथ की सी उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। पास में एक गली थी, ज़्यादा मकान नहीं थे वहाँ पर 2-3 लोग ही थे, 2-3 परिवार ही थे जो रहते थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। सभी जो लोग थे वो अलग अलग गांव से आए हुए थे, अलग अलग जगह से आए हुए थे। और लेकिन फिर भी जो बच्चे थे, जब वो बच्चे आपस में खेलते थे तो ऐसा लगता था कि उनकी आदतें भी आपस में मिलती जुलती। क्योंकि देखो बच्चों, आप जानते हो बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों का स्वभाव भी एक जैसा होता है, खेलना, मस्ती करना, यही उनको पसंद होता है। तो इसलिए उनकी जो आदतें होती हैं, जो बच्चे होते हैं हम उम्र के, उनकी आदतें भी एक जैसी होती हैं। उनमें से अधिक तो स्कूल ही नहीं जाते थे। ये बहुत पुराने समय की कहानी है बच्चों। उस समय शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी, लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे। इसीलिए बहुत से जो अभिभावक हैं या जो पेरेंट्स हैं, बच्चे स्कूल जाएं या न जाएं उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यही स्थिति थी कि लेखक के साथ ऐसे बहुत से बच्चे थे जो स्कूल जाते ही नहीं थे, न ही माँ बाप ने, और पढ़ाई में जो कभी गए भी, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंकाए और फिर स्कूल गए ही नहीं। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 1-2 दिन स्कूल गए भी सही, लेकिन पढ़ाई समझ में नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आया तो बैग तालाब में फेंका, जो आसपास तालाब बने हुए थे वहाँ अपने बैग को फेंकाते थे और उसके बाद फिर स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेते थे। और ना ही उनके माता पिता ने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा, क्योंकि माता पिता में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। वो लोग नहीं समझते थे कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इसलिए उन लोगों ने भी उन्हें ज़बरदस्ती कभी स्कूल नहीं भेजा और इसलिए वो बच्चे स्कूल गए ही नहीं। यहाँ तक कि परचूनिए, आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते। जिनको
ज़्यादा हिसाब किताब की ज़रूरत होती है, जैसे परचूनिये किराने की दुकान वाले या आड़तिये जो पैसा वगैरह ब्याज पर देते हैं, जहाँ पर उनको बही खाते वगैरह लिखने की ज़रूरत होती है, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। आगे वो कह रहे हैं, कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, अगर स्कूल के अध्यापक पेरेंट्स को समझाते यानी अभिभावकों से बात करते कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, तो जो उनके अभिभावक हैं वो उनको जवाब देते कि मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीला लगवाना है, यानी हमें इसे पढ़ा लिखा कर कोई बड़ी नौकरी तो करवानी नहीं है या किसी ऊंची पोस्ट पे तो इसे भेजना नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो पंडित जी से जो यहाँ की प्राचीन लिपि है उसको पढ़वा देंगे और दुकान पर बहिया लिखने का, बहिया लिखने का अर्थ होता है बच्चों खाता, दुकान के हिसाब किताब का ब्यौरा जिसमें लिखा जाता है उसको बोलते हैं बहिया। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पंडित घनश्याम दास लंडे, ये क्या है, एक हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि होती है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो केवल ये जो लिपि है वो थोड़ी बहुत पंडित जी से पढ़वा देंगे, बच्चा हिसाब किताब यानी जोड़ भागी गुणा भाग करने लगेगा और थोड़ा बहुत बहिया यानी खाते वाते लिखना सीख जाएगा, बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। पंडित 6-8 महीने में ही उन्हें उस लिपि में पारंगत कर देंगे, तो उसके लिए और मुनीमी का भी सभी काम सिखा देंगे, मुनीमगिरी का, जो मुनीमगिरी करते हैं दुकान पर बैठते हैं हिसाब किताब रखते हैं, उसका वो सारा काम पंडित जी उन्हें 6-8 महीनों में सिखा देंगे। वहाँ तो अभी अलिफ बे चिम च भी नहीं सीख पाया। वो क्या कह रहे हैं कि स्कूल जा रहा है, इतने दिन हो गए स्कूल जाते हुए बच्चों को, लेकिन अभी तो वो अलिफ बे चिम जिम च, इसका मतलब है कि वो केवल अ आ इ ई यानी अक्षर ज्ञान भी अभी तक नहीं सीख पाया है। तो कह रहे हैं कि इतने दिन से जाने के बाद भी स्कूल में तो अभी तक कुछ नहीं सीखा, तो स्कूल भेजकर हम क्या करेंगे, केवल पंडित जी से 6-8 महीने का प्रशिक्षण दिलवाएंगे और इन्हें उस काम में पारंगत कर देंगे। आगे ये कह रहे हैं, आगे लेखक अपने बचपन की बातों को बताते हुए कह रहे हैं कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। ये सभी जो पंजाब के एक मंडी नामक स्थान पर रहते थे, उनमें से कुछ तो राजस्थान का जो पंजाब से लगता हुआ हिस्सा है वहाँ के आसपास के गांव से आए थे और कुछ पंजाब के ही आसपास के गांव से आए थे। तो कह रहे और कुछ हरियाणा से आए हुए थे। हरियाणा का जो हिस्सा है, जो राज्य है, वहाँ के जो पंजाब की सीमा से लगे हुए गांव हैं, वहाँ के गांव से वो लोग आके मंडी में बस गए थे। तो वो कह रहे हैं कि लेखक बता रहे हैं कि हमारे आधे से ज़्यादा जो साथी थे, यानी उनके बचपन के जो साथी थे जिनके साथ वो खेलते थे, वो ज़्यादातर या तो राजस्थान से या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने जो परिवार आए थे उनके बच्चे थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे, क्योंकि जो बच्चे राजस्थान से आए थे वो राजस्थानी बोलते थे, जो बच्चे हरियाणा से आए थे वो हरियाणवी में बात करते थे। छोटे बच्चे थे, मातृभाषा में ही उन्हें बोलेंगे क्योंकि मातृभाषा की ही जानकारी होती है छोटे बच्चों को। तो वो कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते थे, क्योंकि जो लेखक थे वो भी बच्चे थे, वो पंजाबी परिवार से थे तो उन्हें पंजाबी समझ में आती थी, राजस्थानी और हरियाणवी उन्हें समझ में नहीं आती थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम उनकी बोली कम समझ पाते थे। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, और हर भाषा के अपने अपने शब्द होते हैं, तो जब लेखक उनकी भाषा सुनते थे तो उन्हें हंसी आती थी। परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह से समझ लेते, लेकिन जब वो खेलते थे तब उनकी बातें उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती थी। तो यही वो कह रहे हैं कि खेलते समय उन्हें उनकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी, क्योंकि खेलने में केवल संकेतों के माध्यम से ही बातचीत समझी जा सकती है। इसीलिए वो कह रहे थे कि भाषा अलग होते हुए भी हम खेलते समय आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते थे। आगे वो कह रहे हैं, पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति के अनुसार एह खेड़र दे दिन चार कैसे कब
बीत गए। आगे वो कह रहे हैं कि बचपन की बात कह रहे हैं कि जो लोकोक्ति है कि ये जो खेलने के दिन होते हैं वो 2-4 ही होते हैं, 2-4 खेलने के दिन मिलते हैं, उसके बाद सब बड़े हो जाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें ये पता ही नहीं चला कि वो खेलने के 2-4 दिन कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। यानी जितने भी बच्चे थे उनके साथ खेलने वाले, वो स्कूल में बैठकर पढ़ना कैद समझते थे, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगता था स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लग गए। अब जो बच्चे, कुछ तो ऐसे थे जो बचपन में ही जिन्होंने पढ़ना बंद कर दिया था, कुछ जो कुछ कक्षाओं तक उनके साथ पढ़े थे, जैसे पहली दूसरी कक्षा तक उनके साथ पढ़े, वो भी थोड़े बड़े होने के बाद उन्होंने भी काम छोड़ दिया और उनके माता पिता जो मेहनत मजदूरी वगैरह का या कोई भी व्यापार का काम करते थे उनके साथ ही वो काम कराने लगे, यानी उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी। अब आगे कह रहे हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। क्या कह रहे हैं? ये बचपन की अपनी बातों को बता रहे हैं, बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बचपन का जो समय होता है उसमें हमें घास अधिक हरी लगती है और सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। बच्चों, इस लाइन का मतलब है कि जो बचपन होता है, देखिए जब हम छोटे होते हैं तब हम हर चीज़ को नई नई चीज़ें देखते हैं। कोई भी चीज़ जो हम पहली बार देखते हैं उसको जानने के प्रति हमारे मन में उत्सुकता होती है, हम उसको छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। जब पहली बार हम नए नए फूलों को देखते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है हमने सब फूलों को बचपन में देख लिया हो, बहुत से ऐसे फूल होते हैं जिन्हें हम पहली बार देखते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनको छूना चाहते हैं हाथ से, उनकी खुशबू को जानना चाहते हैं। तो बचपन का जो समय होता है ना, उसमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है और इसीलिए ये कह रहे हैं कि बचपन में घास अधिक हरी लगती है और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। आपने भी देखा होगा जब आप छोटे थे, जब आप लोग भी छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको कोई भी फूल वगैरह मिलता था, हर किसी की सुगंध को आपको महसूस करना अच्छा लगता था और जिज्ञासा रहती थी कि इस फूल की खुशबू कैसी है, इस चीज़ की कैसी खुशबू है। कोई भी नई चीज़ मिलती थी तो छूने की इच्छा करती थी। अब जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें उनकी जानकारी हो जाती है, उसके बाद हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं और हमें पता है कि गुलाब का फूल है, उसकी सुगंध कैसी है, तो हम चाहे बड़े होने के बाद उसको हाथ न लगाएं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हम हर चीज़ को छूना और महसूस करना चाहते हैं। तो इसी स्थिति को यहाँ बताया है कि जो बचपन का समय होता है वो जिज्ञासाओं से भरा होता है, नया नया उत्साह होता है हर चीज़ के लिए। यह शब्द शायद आधी शती पहले, आधी शती जो होती है 100 साल का वर्ष होता है, समय होता है, तो आधी शती यानी 50 साल पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। अब लेखक कह रहे हैं कि ये शब्द शायद हमने आज से कोई 50 साल पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे कि बचपन में घास अधिक हरी लगती है और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, परंतु आज तक याद है। लेकिन इतने सालों पहले पढ़े हुए ये शब्द मुझे आज भी याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। अब उन्हें क्यों याद रहा? क्योंकि इस वाक्य से उन्हें पता लग रहा है कि बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी भावनाएं, मन की भावनाएं कैसी होती है। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे। जो झाड़ियाँ हैं, कुछ इस तरह की झाड़ियाँ होती है बच्चों जिनकी कटिंग करके उनको अलग अलग आकार दिया जा सकता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसी ग्रीनरी, मतलब बहुत अलग अलग आकार में कटी हुई आकृतियाँ नज़र आती है। तो वो जो झाड़ होते हैं जिनसे वो आकृतियाँ बनाई जाती है वो होता है अलियार के झाड़। तो जो उनका स्कूल था, स्कूल का जो रास्ता था उसके दोनों ओर भी इसी तरह के अलियार की झाड़ियाँ उगी हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि जब हम स्कूल जाते थे दोनों तरफ अलियार के कटिंग की हुई, उनको बहुत अच्छे से काट छाट के तैयार किया गया था, ऐसी वहाँ झाड़ियाँ उगी हुई थी जिन्हें लेखक बचपन में क्या कहते थे? डंडियाँ कहा करते थे। उसका नाम वो डंडियाँ बोलते थे। उनके नीम के पत्तों जैसी महक आज तक भी
आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो सुगंध थी वो नीम के पत्तों की जैसी थी और आज भी अगर लेखक आंख मूंदकर उसे महसूस कर पाते हैं, अगर सोचते हैं तो उस सुगंध को आज भी वो महसूस कर पाते हैं। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। दोनों ओर उनकी झाड़ियाँ थी और क्यारियाँ भी बनी हुई थी स्कूल में, और उन क्यारियों में बहुत अलग अलग तरह के फूल उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा, मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियाँ, जो मोगरा है, चमेली है, वो उगे रहते थे। ये कलियाँ जो थी, जो फूलों की कलियाँ हैं, वो इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार उन्हें तोड़ लिया करते थे। अब यहाँ चपड़ासी का मतलब है चपरासी, जो स्कूल का उनका पियोन था, जो चपरासी था, उससे ये चुपचाप चोरी छुपे, ताकि उसको नज़र ना आए, ये उससे आंख बचाकर कभी कभी 1-2 फूल तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, और उन फूलों में जो सुगंध थी वो इतनी अच्छी लगती थी कि लेखक को इतने समय बाद भी उस सुगंध को वो महसूस कर सकते हैं। परंतु उन्हें अब ये याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या करते थे। वो फूल तोड़ते थे, वो सुगंध तो उन्हें याद है, लेकिन अब इतने वर्षों बाद उन्हें ये याद नहीं रहा कि अब वो उन फूलों को तोड़ने के बाद क्या करते थे। या तो अब वो कह रहे, शायद वो सोच रहे हैं, शायद जेब में डाल लेते होंगे, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती थी, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे। जो बकरी के बच्चे होते हैं ना छोटे, तो वह जैसे किसी भी फूल पत्ती वगैरह को खा लेते हैं, तो ये कह रहे हैं कि शायद हम भी वैसे ही उन फूलों की पत्तियों को खा लेते थे। आगे वो कह रहे हैं कि अब ये तो उन्होंने अपने बचपन की बात बताई है कि बचपन में वो कैसे थे और क्या क्या करते थे। अब आगे और भी वो घटनाएं बताएंगे इसमें। जैसे आगे वो कह रहे हैं कि जब अगली श्रेणी में दाखिल होते, श्रेणी का अर्थ होता है बच्चों कक्षा, जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते, तो एक और तो कुछ बड़े और सयाने होने का एहसास से उत्साहित भी होते थे, एक और तो उन्हें ऐसा लगता था, अच्छा लगता था कि हम बड़े हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं, एक क्लास आगे बढ़ गए हैं। उन्हें एक तरफ तो इसकी खुशी भी होती थी, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास आती मतलब गंध आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। अब वो क्या कह रहे हैं आगे कि उन्हें एक तरफ तो नई कक्षा में जाने का उत्साह होता था कि हम बड़ी कक्षा में जा रहे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, और दूसरी तरफ नई कॉपियों से और पुरानी किताबों से, जो नई पुरानी, जैसे कुछ किताबें पुरानी ले लेते थे और नई कॉपियाँ होती थी उनकी, तो उन किताबों और कॉपियों से उन्हें अजीब सी गंध आती थी और वो गंध उन्हें पसंद नहीं थी। और इसके अलावा उन्हें एक और डर था, वो डर था मास्टरों का डर, जो उनके अध्यापक थे उनका उन्हें डर लगता था, जो उन्हें पहले की कक्षा में पढ़ा चुके हैं। अगर वही कक्षा अध्यापक उन्हें वापस पढ़ाते हैं, उनमें से हो सकता है कुछ अध्यापक सख्त भी हों, तो वो डांटते थे, तो इस वजह से इन्हें उन मास्टर का, उन अध्यापकों का डर भी लगता था। तब स्कूल शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, और उस समय क्या होता था, जब स्कूल शुरू होता था तब शुरुआत में 1-1.5 महीना पढ़ाई होती थी। बच्चों, अब हम यहाँ पर एक प्रश्न नोट करेंगे, एक आंतरिक प्रश्न हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। आप इसे अपनी बुक में, ऊपर जो आपका स्पेस दिया हुआ है बुक में, वहाँ पर लिख सकते हैं। बचपन में लेखक को प्रकृति कैसी लगती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक कलियों का क्या किया करते थे? तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। जो इसका सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती थी। यह शब्द शायद आदि शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण, अब ये मनमोहक लगती थी, यहाँ तक आपको इसमें यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आप इसे लिखेंगे यहाँ से, स्कूल के अंदर, यहाँ से लेकर और ये पूरा यहाँ तक का जो पैराग्राफ है, ये पूरा आपका इस
जो पहला प्रश्न मैंने आपको आंतरिक प्रश्न लिखवाया है इसका उत्तर है। तो आप यहाँ से इस पूरे प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह खूब खेलकूद हुआ करती थी। जब गर्मी की छुट्टियां लगती थी इनकी, तब 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू होती थी। तब ये क्या करते थे, जो इनके पहले छुट्टियों के जो शुरुआती दिन होते हैं और जो पीछे के दिन होते हैं, ये इन्हें अब भी अच्छे से याद हैं। अब ये क्यों याद हैं? क्योंकि पहले के 2-3 सप्ताह, जो शुरुआत के 2-3 सप्ताह होते थे, उसमें तो ये बहुत खेल कूदते थे, मस्ती करते थे और हर साल ही माँ के साथ ननिहाल यानी नानी के घर चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन आदि खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी इन बच्चों से। छोटा सा पिछड़ा गांव था, जो नानी का गांव था वो छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव था, परंतु जो तालाब था, जो ननिहाल में इनकी नानी के घर में जो तालाब था, वो मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। मंडी में जहाँ रहते थे वहाँ पर जितना बड़ा तालाब था, वैसा ही तालाब इनकी नानी के घर पर भी था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते और फिर नानी से जो जी में आता वो मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। जो इनका बोलने का तरीका था, वो शहर में रहते थे तो शहरी तरीके से बोलते थे, इसलिए इनके जो बोलने का तरीका था वो नानी को बहुत अच्छा लगता था। और या ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है हमारे कम खाने के कारण, क्योंकि जो नानी के पोते पोती थे उनसे इनकी खुराक कम थी, तो इनके कम खाने के कारण हो सकता है वो बहुत खुश होती थी। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी। जो उनके पोते थे, उनके जो बच्चे थे, उनको भी वो हमारी तरह बोलने के लिए कहती थी। जिस साल ननिहाल न जा पाते और जिस साल गर्मी की छुट्टियों में जिस समय ननिहाल नहीं जा पाते थे, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। जहाँ मंडी में रहते थे वहाँ पर भी एक बड़ा तालाब था, तो ये वहीं पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। और जब ये ननिहाल नहीं जाते थे, जब ये मंडी में ही तालाब पर चले जाते थे और वहाँ तालाब में नहाते थे, तो तालाब में एक बार कूदते थे और उसके बाद वापस भागते हुए एक रेतीला टीला, रेत का बना हुआ जो टीला था, वहाँ पर जाकर उस रेत को पूरी तरह से अपने शरीर पर लथपथ कर लेते थे।